Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn elasticity of demand. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि इलास्टिक का मीनिंग क्या होता है. बेसिकली व्हाट इज इलास्टिक? इलास्टिक होता है समथिंग विच इज स्ट्रेचेबल. अब इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम सीखेंगे. इट इज़ डिफाइंड एज ए रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स टू द चेंज इन प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, किस वजह से? कुछ रीजंस होते हैं. अब प्राइस की वजह से, प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड डिक्रीज़ होंगी, प्राइस अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड इंक्रीज़ होंगी. उसी तरीके से कंज्यूमर की इनकम भी डिसाइड करती है कि डिमांड क्या होंगी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. अगेन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये भी हमने देखा था. रिलेटेड गुड्स का मीनिंग क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एनी वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या है? आप डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड आप बेसिकली बोल सकते हो प्राइस. डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड आपके क्या हो जाएंगे? प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी, सेकेंड है इनकम इलास्टिसिटी एंड थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी. Price elasticity of demand. What is price elasticity of demand? Price elasticity of demand express response of the quantity demanded of a commodity to change in its price. है ना. बेसिकली एक कमोडिटी की जो डिमांड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था लॉ ऑफ डिमांड में कि जो प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड आपकी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी. प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो जाएंगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. अगेन हम इसे भी इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड. अब ये तो दोनों सेम ही है, बट अब आप यहाँ पे फर्दर इसे देखिए. फर्दर यहाँ पे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया गया है. डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट क्वांटिटी चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय डेल्टा पी रिप्रेजेंट चेंज इन प्राइस इज इनटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी. डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. ठीक है. अब जैसे आपको पता है कि इलास्टिसिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. नेक्स्ट, अब प्राइस इलास्टिसिटी की कुछ डिग्रीज होती है. फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमें क्या बोल रहा है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज सेड टू हैपन व्हेन अ लिटिल चेंज इन प्राइस लीड्स टू एन इन्फिनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड. ठीक है. अब आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमें बोलता है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ है, पहले अज्यूम करो कि पहले प्राइस 5 रुपीज़ थी, अब प्राइस 10 रुपीज़ हुई. तो पहले जब प्राइस 5 थी तो आपकी डिमांड यहाँ पर हो रही थी, इतनी हो रही थी, बट प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई तो आपकी डिमांड इन्फिनाइटली, आपकी जो डिमांड है वो एकदम ज़ीरो हो गई, है ना. या फिर आपकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी यहाँ पे डिक्रीज़ हुई तो डिमांड आपकी इन्फिनाइटली इंक्रीज़ हो रही है. आप मुझे बताइए, इट इज़ एन रियलिस्टिक कंसेप्ट? नहीं. ये आपका एक रियलिस्टिक कंसेप्ट है क्या? नो. ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में जिसके प्राइस में थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हुआ तो प्रोडक्ट की डिमांड एक तो ज़ीरो हो जाएंगी या फिर इन्फिनाइटली इंक्रीज हो जाएंगी. इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को हम रिप्रेजेंट करेंगे इलास्टिक एज इक्वल टू इन्फिनिटी. परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड क्या है? परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड इज सेड टू बी हैपन व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ग्राफ में आप देख सकते हो कि जब प्राइस 2 थी तो भी आपकी डिमांड सेम थी. यहाँ पे प्राइस जब आपकी 4 हुई तो भी आपकी डिमांड सेम है, प्राइस 6 हुई तो भी डिमांड सेम है, 8 फिर भी डिमांड सेम है और 10 हुई फिर भी डिमांड सेम है. आप इसे रिप्रेजेंट करोगे ई इज इक्वल टू 0. बेसिकली परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड क्या बोल रहा है कि प्राइस में कोई भी चेंज हो भाई, प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिमांड कांस्टेंट ही रहने वाली है. अब इसका एग्जांपल आप क्या बोल सकते हो? इसका एग्जांपल आप ले सकते हो मेडिसिन या फिर सॉल्ट का,
है ना। अगर सॉल्ट की जो प्राइस है, अभी अज्यूम करो कि 20 रुपीज़ का एक पैकेट सॉल्ट मिल रहा है, बट उसकी प्राइस डिक्रीज होकर 10 रुपीज़ होगी, तो इसकी डिमांड में कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, है ना। अगर सॉल्ट की प्राइस 20 से 30 होगी तो भी कोई डिमांड में फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस कम हो रही है तो हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट परचेस करेंगे क्या? नो। अगर प्राइस ज़्यादा हो रही है तो हम कम सॉल्ट परचेस करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। सेम वे में मेडिसिन, अगर मेडिसिन की भी जो प्राइस कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही है, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्राइस ज़्यादा होंगी तो भी हमें मेडिसिन परचेस करना है जितना हमें डॉक्टर ने स्पेसिफाई किया है, और अगर प्राइस कम हुई तो भी हम बहुत सारी मेडिसिन स्टॉक में लाके नहीं रखेंगे, है ना। तो इन प्रोडक्ट्स को हम बोल सकते हैं परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इलास्टिक इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है? द डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक when the given proportionate change in price level bring about an equal proportionate change in the quantity। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सपोज यहाँ पे 5% से अगर प्राइस इंक्रीज हुई तो सेम वे में 5% से डिमांड भी इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे क्या, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी में भी चेंज होगा। अगेन इट इज़ इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं। ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगेन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज एन अनरियलिस्टिक कंसेप्ट। आप ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बता सकते हो कि अगर भाई इसके प्राइस में 5% से इंक्रीज होंगी प्राइस तो डिमांड भी जो है 5% से डिक्रीज होंगी या 5% से इंक्रीज होंगी। ओके, तो अगेन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज एन इनरियलिस्टिक कंसेप्ट। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड शॉर्ट में क्या है? जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज होगा। ओके, तो हम इसे रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हाईली इलास्टिक और रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। Relatively elastic demand refers to a situation in which a small change in price leads to the big change in demand। अब यहाँ पे अज्यूम करो कि प्राइस में सिर्फ 2% का चेंज हुआ है, प्राइस में सिर्फ 2% का चेंज हुआ है और आपकी जो डिमांड है वो 10% से इंक्रीज हो गई। प्राइस में चेंज कितने का हुआ? 2% से जो प्राइस है आपकी रिड्यूस हुई है और आपकी जो डिमांड है वो 10% से इंक्रीज हो रही है ना। यहाँ पे प्राइस में सिर्फ 2% का चेंज हुआ और डिमांड में यहाँ पे 10% का चेंज हुआ। अब ऐसा क्यों? ऐसे कोई एग्जाम्पल्स है हमारे पास? यस, लग्जरियस गुड्स, है ना। अब सपोज करो आपको आईफोन परचेस करना था, आईफोन 70,000 का था बट उसकी जो प्राइस डिक्रीज होके वो कितने का हो गया? 65,000 का। तो प्राइस तो आप बोल सकते हो कि बस 2-3% से डिक्रीज हुई है, प्राइस आपकी 2% से यहाँ पे डिक्रीज हुई है, लेकिन ऐसे कंज्यूमर्स जो वेट कर रहे थे प्राइस डिक्रीज होने का वो बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड डबल इंक्रीज होंगी। जनरली आप यहाँ पे बोल सकते हो जितने भी प्रेस्टिजियस गुड है, ठीक है, जितने भी प्रेस्टिजियस गुड है अगर उनकी प्राइस कम होती है 2% से या 3% से तो उनके डिमांड में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब रिलेटिवली जो डिमांड है वो डबल इंक्रीज होती है। आप इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड क्या है? अपोजिट होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का। Under the relatively inelastic demand, a given percentage change in price produce a relatively less percentage change in quantity demanded। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सपोज करो यहाँ पे जो प्राइस पहले ओरिजिनल प्राइस आपकी P है और न्यू प्राइस P1 है। यहाँ पे प्राइस आपकी कितनी थी? यहाँ पे मतलब ओरिजिनल प्राइस से न्यू प्राइस में सिर्फ 5% से ये डिक्रीज हुई है, बट जो डिमांड में ज़्यादा फर्क पड़ रहा है क्या? प्राइस तो 5% से डिक्रीज हो रही है लेकिन डिमांड उतनी इंक्रीज हो रही है क्या? नहीं। डिमांड आप बोल सकते हो कि डिमांड सिर्फ 2% या 3% से इंक्रीज हुई है, तो हम बोलते हैं कि 2% से इंक्रीज हुई है। अब ऐसा क्यों? इसके एग्जाम्पल्स कौन से हो सकते हैं? नेसेसिटी वाले गुड्स, जो भी हमारे डेली नेसेसिटी के गुड्स हैं उनकी अगर प्राइस ज़्यादा हो रही हो या कम हो रही हो उसका कुछ खास फर्क पड़ने वाला है क्या डिमांड पे? नहीं। अगर मिल्क, हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क का जो प्राइस है पहले 26 था अब 20 रुपीज़ हो गया।
₹20 हो गए, तो पहले आप 1 पैकेट परचेस करते थे, अब आप 2 पैकेट परचेस करोगे या बहुत ज़्यादा 3 पैकेट परचेस करोगे। बट आप स्टॉक में 10 पैकेट 20 पैकेट ला के रखोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरेबल गुड है और ये कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगा, है ना। तो आप इसे बहुत ज़्यादा परचेस कर सकते हो क्या? नहीं। बेसिकली जो नेसेसिटी वाले गुड्स हैं उनकी अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा भी चेंज हो गया तो उसका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है डिमांड पे। आप इसे किस तरीके से लिख सकते हो? इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। नेक्स्ट, इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है? देखिए, अगर जब मैं इनकम इलास्टिक डिमांड की बात कर रही हूँ तो जो डिमांड है, डिमांड इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इनकम, कंज्यूमर्स इनकम। अगर मेरी, अब अज्यूम करो आप, फॉर एग्जांपल मोनाली की अगर इनकम ज़्यादा हो रही है ना, अगर मेरी इनकम अभी 10,000 रुपीज़ थी, 15,000 रुपीज़ इनकम हो गई, तो पहले मैं अगर सिर्फ पहले जो अगर मैं एक्सपेंसेस में सिर्फ 2,000 रुपीज़ के करती थी, जब मेरी इनकम 10,000 थी, जब जो मेरी इनकम है पहले सिर्फ 10,000 रुपीज़ थी, तो मैं अपना एक्सपेंस कितने का करती थी? जो भी एक्सपेंसेस मैं कर रही हूँ वो 2,000 रुपीज़ के एक्सपेंस होते थे। बट अब मेरी जो इनकम है वो कितने की हो गई? 20,000 रुपीज़ की। इनकम 20,000 रुपीज़ की हो गई, तो अब मैं एक्सपेंसेस भी इंक्रीज करूंगी। ऑफकोर्स अब मैं एक्सपेंसेस भी क्या करूंगी? 4,000 रुपीज़ के करूंगी, है ना। या आप अज्यूम इसको रिवर्स भी कर सकते हो, मेरी इनकम 20 थी तब मैं एक्सपेंस 4,000 का कर रही थी, अब जब इनकम 10,000 है तो एक्सपेंस में कितने का कर रही हूँ? 2,000 का। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर की अगर इनकम ज़्यादा है, कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है तो उसकी परचेसिंग पावर ज़्यादा रहेंगी, और अगर परचेसिंग पावर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, हाँ। और अगर कंज्यूमर की इनकम कम है, मीन्स उसका जो परचेसिंग पावर है वो भी कम है और वो अब कम डिमांड करेगा। तो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कंज्यूमर के इनकम के भी ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज नोन एज द इनकम इलास्टिक। आप यहाँ पे देख सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हमें पता है इनकम ज़्यादा है तो कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेगा, इनकम कम है तो कंज्यूमर कम डिमांड करेगा। अगेन इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी की भी डिग्रीज होती है, जो सिर्फ आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में आपको सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी की ही डिग्री पूछी जाती है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इनकम इलास्टिक की डिग्रीज भी होती है। इनकम इलास्टिक इज मोर देन इट इज लग्जरी गुड और द सुपीरियर गुड्स, ठीक है। इनकम इलास्टिक मोर देन 1 कब रहेगा? इन द केस ऑफ लग्जरी गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स। इनकम इलास्टिक less than 1 unnecessary goods और unnecessary goods it is a type of normal goods। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बेसिक नेसेसिटी या इसेंशियल गुड्स है जो आपको परचेस करना ही है, प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, तो इन दैट केस जो आपकी इनकम इलास्टिक रहेगा वो लेस देन 1 होंगे। Income elasticity is zero, that an increase in income does not change in the quantity of the goods, है ना। जैसे अगर मेरी इनकम ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड पे। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट या मेडिसिन, ज़्यादा इनकम हो रही है तो मैं ज़्यादा सॉल्ट परचेस करूंगी क्या, या ज़्यादा मेडिसिन परचेस करूंगी? नहीं। इनकम कम हो रही है तो मैं कम मेडिसिन या कम सॉल्ट परचेस करूंगी क्या? नहीं। जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं उतना ही परचेस करूंगी। सो इन दैट केस इनकम इलास्टिक इज जीरो। इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव इज एसोसिएटेड विद द इंफीरियर गुड्स, ठीक है। इनकम इलास्टिक इज मोर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिक फॉर नॉर्मल गुड्स। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्राइस इलास्टिक में। इनकम इलास्टिक इज इक्वल टू 1 इन द केस ऑफ सेमी लग्जरी गुड्स। व्हाट इज क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड? बेसिकली क्रॉस इलास्टिक डिमांड क्या है? यहाँ पे क्रॉस इलास्टिक डिमांड में केस आता है आपके रिलेटेड गुड्स का, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर टी की जो प्राइस है, टी की अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, टी की प्राइस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? टी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो भी क्या होंगी? वो इंक्रीज होंगी, क्योंकि टी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आई कांट अफोर्ड टी, नाउ आई एम शिफ्टिंग माई डिमांड टू कॉफ़ी, ठीक है। इन द केस ऑफ
सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल हम लेते हैं पेट्रोल कार और डीजल कार की, ठीक है। अब अज्यूम करो कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल की प्राइस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो पेट्रोल कार की जो डिमांड है वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, है ना। पेट्रोल कार की जो डिमांड है वो भी क्या होंगी, पेट्रोल कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएंगी। बट इसका फर्क किसको मिलने वाला है, डायरेक्टली अगर पेट्रोल कार की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज जो कुछ भी हो रहा है, तो इसका अफेक्ट कहाँ होने वाला है, आपके किससे सब्स्टिट्यूट बोल सकते हो कार का, पेट्रोल कार के सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, पेट्रोल कार का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा डीजल कार, है ना। अगर पेट्रोल कार की जो प्राइसेस है पेट्रोल की वजह से इंक्रीज हो रही है, तो इन दैट केस एज अ कंज्यूमर मैं अपनी डिमांड कहाँ शिफ्ट करूंगी कि अभी भाई मुझे डीजल कार परचेस करनी है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं पेट्रोल कार परचेस करती हूँ तो एनी हाउ मुझे पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा ना कार में, मैं विदाउट पेट्रोल कार चला सकती हूँ क्या, नहीं। तो अब मैं क्या करूंगी, पेट्रोल कार परचेस ना करते हुए एज अ कंज्यूमर मैं अपनी डिमांड कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ कि अब मुझे भाई डीजल कार परचेस करनी है। इसे भी आप फॉर्मूले में लिख सकते हो, प्रोपोर्शनेट चेंज इन परचेस ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल्स आते हैं। अगेन इसकी भी डिग्री है, व्हेन क्रॉस इलास्टिक इज मोर देन जीरो फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर है तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज मोर देन जीरो। इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी इज लेस देन जीरो, और इन द केस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इलास्टिक डिमांड। एग्जाम में आपको सिर्फ डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिक ही पूछा जाता है, तो आपको बस क्रॉस इलास्टिसिटी की डिग्रीज एंड इनकम इलास्टिसिटी की डिग्रीज मैंने आपको बताई है, क्योंकि आपको वो फंडा क्लियर रहे आपके माइंड में, ठीक है। बट एग्जाम में आपको सिर्फ डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ही पूछी जाती है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।